नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कांग्रेस पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा पहली बार शिमला पहुंचे, जहां समर्थकों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। आनंद शर्मा समर्थकों का आभार जताते हुए नजर आए। इंडिया न्यूज हरियाणा के पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार ने आनंद शर्मा से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मैं अकेला ही चला था, मंजिल की तलाश में लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। आज शिमला में कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हजारों की तादाद में लोग जो हैं आनंद शर्मा के स्वागत के लिए पहुंचे, मेरे साथ बात करने के लिए, क्योंकि हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा साहब मौजूद हैं। अलग तस्वीर, पुराना संगीत, वही ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ सर, और लोग जो हैं वो उत्साहित दिखे। घर वापसी, एक बार राज्य में आप आए हैं, अपने गृह क्षेत्र में वापस आए हैं, किस तरह का महसूस हुआ और जिस तरह का स्वागत हुआ उसको लेकर क्या कहें? मैं कृतज्ञ हूं अपने लोगों का, हिमाचल और शिमला वासियों का, कि उन्होंने हमेशा स्नेह और सम्मान दिया। और आज भी जो मेरे आगमन पर मैंने खुशी देखी, जोश देखा, उससे मैं उत्साहित हूं। सर, जिस तरह से ये कहा जाता है कि एक कहावत है कि कुछ भी करना है तो बुजुर्गों की, बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आप जो है स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आपने इस्तीफा दिया, क्या कारण रहे, किन कारणों की वजह से आनंद शर्मा को? कुछ बातें हैं अंदरूनी, कोई विषय जिसको मैंने कांग्रेस अध्यक्षा को अवगत कराया, क्योंकि किसी भी संगठन में, संस्था में, परिवार में जो मुखिया होते हैं उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाता है, वही मैंने किया बस। अगर बात करें सर कांग्रेस पार्टी की, हिमाचल में चुनाव हैं आज के दिन, क्योंकि आप 5 दशक से ज्यादा इस पार्टी को बनाने वाले, अपने खून पसीने के साथ सींचने वाले उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने कांग्रेस को जिया है अपने आप में। आज के दिन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस किस तरह से देखते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, गुटबाजी बहुत ज्यादा देखने को मिली, चर्चा भी सामने आती है। आनंद शर्मा क्या चाहते हैं हिमाचल कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में, किस तरह से इस चीज को सुधारा जाए? गुटबंदी की मानसिकता से उभर कर सब लोग बड़े लक्ष्य की तरफ देखें, एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ें। कौन से मुद्दे ऐसे समझते हैं जो कि हिमाचल चुनाव में इस बार जो है जिनको लेकर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ सकती है? 4 मुख्य विषय। एक, महंगाई, इससे सब लोग प्रभावित हैं, पर ख़ास तौर पे जो हमारी गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, और जो हमारे नौजवान रोज़गार की तलाश में हैं। मध्यम वर्ग हो चाहे उससे ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो, वो आहत हुए हैं इससे, और कुछ अभी उसका समाधान नज़र नहीं आता। कोई ऐसा संवेदनशीलता राज्य या केंद्र की सरकार की नज़र नहीं आती। तो एक ही मुख्य विषय रहेगा। यही विषय था पीछे अभी 4 जो उपचुनाव हुए थे, लोकसभा का और विधानसभा के 3, उसमें तमाम कांग्रेस जीती थी। दूसरा बेरोजगारी मुद्दा था। आज भी हम उसको देखते हैं कि रोजगार टूटे हैं, रोजगार बन नहीं रहे। तीसरी बात है जो हमारी सेना से, फौज से, सुरक्षा से जुड़ी। हमारे यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ से लोग फौज में जाते हैं। हिमाचल जैसे राज्य में कम से कम लगभग 3.5 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं जो सेना में काम किया है या अर्धसेना बलों में काम किया है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। वो तो सेवानिवृत्त है। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के लोग फौज में जाते हैं। तो अब जो नई ये नीति लाए हैं अग्निपथ की, उससे बहुत ज़्यादा असंतोष हुआ है। हमारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ हर घर में अगर एक भी पुत्र है वो भारत की सेना में है। तो उस नीति में कई कमियाँ भी हैं। देश की विविधता को देखते हुए, हम बहुधर्मी, बहुभाषी देश हैं, और जो हमारी सेना है वो समाज के गहराइयों से जुड़ी हुई है, और उसका जो स्वरूप है, चरित्र है,
वो समाज की इस विविधता को दर्शाता है। अगर आप गौर से देखें, हमारे यहाँ कोई मराठा रेजिमेंट है, कोई सिख लाइट इन्फेंट्री है, कोई सिख रेजिमेंट है, कोई पंजाब है, कोई डोगरा है, कोई कुमाऊँ है, कोई गढ़वाल है, कोई अहीर है, जाट है, राजपूत है। ये इस तरह से है पूरे देश में। तो इलाकों से पहचान है, समाज की जो विभिन्नता है उसकी पहचान है, पर उसमें यही नहीं कि जो अफसर हैं और जवान हैं वो वहीं के हैं, उसी इलाके के, ऐसा नहीं है। सेना ने मिश्रण किया तो राष्ट्रीय एकता को मजबूती की देने के लिए। तो कोई अगर यहाँ की रेजिमेंट है पंजाब की, तो उसका कर्नल कमांडिंग ऑफिसर कहीं मद्रास का भी हो सकते, बिहार के भी हो सकते, और दूसरी तरफ से भी वैसा ही होता है। अगर वो स्वरूप छेड़ा जाता है उससे फौज को शायद नुकसान हो। और एक अनिश्चितता, असुरक्षा की भावना नौजवान में है। 4 साल के बाद क्या करेंगे? देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए जाते हैं 17-18 वर्ष की उम्र में। 22 साल की उम्र में 11 लाख रुपया लेके जब पूरा जीवन पहाड़ की तरह से सामने खड़ा है, तो कैसे उनको अब वो आश्वस्त हो सकते हैं जब उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी? उस 11 लाख में भी 5.5 लाख उनका अपना हो, कोई मेडिकल की, हेल्थ केयर की कोई सुविधा नहीं है, कोई राशन जो मिलता था फौज के पेंशन लोगों को, जो आर्मी कैंटीन्स में उनको जाने का हक था, सामान खरीदने का, वो सब बंद। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ये विषय ज़रूर होगा। एक दल सर एक रात में नहीं बनता, कोई भी, चाहे राजनीतिक दल हो या अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई लड़ती कांग्रेस नजर आती है, चाहे पूर्व के चुनावों को देखा जाए। ऐसी परिस्थितियों में एक 1970 का दौर था जब इंदिरा गांधी को भी निष्कासित कर दिया गया था। उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे, आनंद शर्मा, जिन्होंने उस समय भी कांग्रेस को रिवाइव करने का, कांग्रेस के लिए लड़ने का काम किया था। आज के समय में क्या समझते हैं, कहाँ कमी कांग्रेस की जो है वो दिखती है कि चुनावों के ठीक नज़दीक आते ही ये छिन्न भिन्न सी परिस्थितियों में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जाती है और उसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ता है? कहाँ कमी दिखाई? हमारा पहले तो एक संगठन मजबूत था, संगठन में बिना पक्षपात के प्रतिभा को और सम्मान दिया जाता था। जिन लोगों के नामों पर आम सहमति संगठन में थी, चाहे वो हमारी बूथ कमेटीज़ होती थी, ब्लॉक कमेटीज़ होती थी, अब आज आम सहमति को नहीं देखा जाता। पदाधिकारी पहले बहुत कम होते थे, संगठन मजबूत था। अब पदाधिकारी बहुत हो गए हैं। कई हमारे यहाँ तो ऐसी भी परिस्थिति है कि कुछ 1-1, 2-2 जिला से ही हैं। तो जिस प्रदेश के जनरल हाउस में 80-85 लोग होते थे, अब 400 लोग हैं। तो ये कहीं, ये तो राज्य से है, पर पूरे देश में भी कुछ राज्यों को छोड़ के जहाँ अभी भी कांग्रेस का संगठन ठीक काम कर रहा है, जहाँ बड़े राज्यों में जहाँ हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो वहाँ वापसी ज़रूरी है। वहाँ हमको एक बार फिर किताब से पिछले अध्याय पढ़ के कैसे बनाई गई थी कांग्रेस, और कैसे उसमें ये नहीं है कि वहाँ पे एक जगह पे स्थिर रही, निरंतरता भी रही, नए लोग भी जुड़े, और नए लोग जुड़ना आवश्यक है। कोई भी संगठन, कोई भी समाज युवा पीढ़ी को शामिल किए, उनकी सोच को, उनके जोश को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ता, ना मजबूत होता। सर, ये पुराने लोगों को दरकिनार करने की जो नीति चल गई पिछले कुछ सालों में, आप लोगों ने लगातार उठाया। ऐसा नहीं है, पुरानों में भी कुछ चुने हुए ही हैं, बाकी तो पुराने लोग हैं। हमसे बड़ी उम्र के लोग आज भी कायम हैं, चाहे मुझसे या गुलाम नबी आज़ाद से उम्र में बड़े लोग आज भी कायम हैं। हाँ, ये है कि उन बड़ों की श्रेणी में हम भी आ जाते हैं, पर ये सेलेक्टिवली होता है। क्या समझते हैं अब आप, जिस तरह से आपके जो फैसला था या गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो फैसला था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पक्ष में आए हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, नीतिगत तरीके से सोचना चाहिए। ठाकुर कौल सिंह है, हिमाचल के नेता हैं, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो फ्रैक्शनलिज्म है या फिर ये जो लगातार अनदेखी की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या समझते हैं?
देखिए, संगठन में सबकी जगह है और हमको भी संगठन ने सम्मान भी दिया, अवसर भी दिए, मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ। और अब दूसरे लोगों को भी संगठन को सम्मान भी देना है, अवसर भी देने हैं। पर अगर हमारे दल में जो हमारा इतिहास रहा है कि अपनी बात स्पष्टता से कहें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो कोई सुझाव दें संगठन को मजबूत करने का, संगठन की पुनः वापसी का, उनको सम्मान देना चाहिए, निशाना नहीं लगाना चाहिए। आप हिमाचल आए हैं, रण सज चुका है, राजनीति पूरी हो रही है, डबल इंजन का हवाला दिया जा रहा है आपके सामने। बिल्कुल विरोधी ये कह रहे हैं कि हमारे पास डबल इंजन है और ऐसे में डबल इंजन जब चलेगा तो विकास की लहर और तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी गति में तेज़ी आएगी। आप क्या? डबल इंजन कहीं वर्कशॉप में खड़े हैं, क्योंकि विकास की लहर तो कहीं दिख नहीं रही। तो दोनों इंजन खराब हुए हैं, दिल्ली का भी और शिमला का भी। वो उसकी मुरम्मत करना ज़रूरी है, ठीक करना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब दे दिया, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए ज़रूर पूछूंगा। आपने साफ कर दिया कि मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे खून में कांग्रेस दौड़ती है। आप जेपी नड्डा साहब से मिले, नड्डा साहब से आपकी मुलाकात हुई और एक बार नहीं, बहुत बार मिलते हैं। पर प्रदेश में ये चर्चा शुरू हो गई। क्यों मिलता हूँ, सबसे मिलता था। कुछ लोग मेरे आज भी उनको मैं याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, जो नहीं मिलते। हम राजनाथ सिंह जी से भी मिल लेते हैं, हम गडकरी जी से भी मिल लेते हैं। बात करने को जब हम संसद में थे, कोई विषय होता था, गृह मंत्री अमित शाह को भी मिलते हैं, नड्डा जी को भी मिलते हैं। कोई भी जो यहाँ सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य बनता है? कोई विषय है तो सरकार के पास जाए, तो अपने देश की सरकार से बात करेंगे, अपने राज्य की सरकार से बात करेंगे, उनका विरोध भी करेंगे। पर दूसरे देश की सरकार से थोड़े, या दूसरे राज्य की सरकार से हिमाचल की समस्या पर चर्चा करेंगे। मैं राजनीति में दूसरी सोच का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने वो समय देखा है जहाँ पे लोग बड़ा दिल रखते थे। इंदिरा जी के समय में आप जानकारी करिए कि क्या उनके संबंध थे। चाहे राजनीतिक विरोध था चंद्रशेखर जी से, क्या स्नेह था अटल बिहारी वाजपेयी जी से, बड़ी लंबी सूची है। कभी कड़वाहट नहीं लाए। हमारे अपने कई दशक और बरसों संसद में, या कभी वो मंत्री थे और हम विपक्ष में थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थी, या हम मंत्री थे और वो विपक्ष के बड़े नेता थे, और बड़ी तीखी हमारी बहस भी होती थी, मतभेद भी रहते थे, पर एक बहुत अच्छे पर्सनल रिश्ते थे। घर में आना जाना, किसी की शादी में, किसी के दुख में शामिल होना, यही समाज के हमारे संस्कार हमको सिखाए गए हैं। अगर विचारधारा तो अलग अलग होंगी, एक विचारधारा पे तो देश नहीं चलता, प्रजातंत्र नहीं चलता, पर कोई दूसरी विचारधारा का है वो आपका निजी शत्रु कैसे बन जाए, उसका सामाजिक बहिष्कार कैसे कर दो। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जिसने भारत की सीमाओं से बाहर जाके एक बड़े पैमाने पर रंगभेद विरोधी जो आंदोलन चला था, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, मैं उसमें मैंने भाग लिया, बरसों उसको दिए। तो मैं अपने समाज के अंदर ये अपार्थाइड कैसे ले आऊँ? वो आखिरी छोटे छोटे सवाल है। जिस तरह से ईडी और विजिलेंस का इस्तेमाल, और आज एक बार फिर से बिहार झारखंड के आरजेडी के नेताओं पर जो है रेड्स हुई हैं विजिलेंस की, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए, और ये जो धारणा बनती जा रही है कि विरोध पक्ष पे निशाना लगाए, वो किसी के हित में नहीं है। ना किसी एजेंसी के हित में है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ना ही सरकार के। अगर कोई सही माने में कोई पुख्ता बात है उसको देखें, पर न्याय होता है। लोकतांत्रिक प्रणाली रहती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार चुननी हो या संगठन का विस्तार या संगठन का नेता चुनना हो। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या समझते हैं सर, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए? होना चाहिए, ये तो इसमें तो मेरी आस्था है। अब देखते हैं, अभी चुनाव होगा, चयन होगा, अभी कोई जानकारी नहीं है। सूचियाँ बनी हैं, क्या वो सारी आम सहमति से बनी हैं, चाहे वो ज़िला कांग्रेस कमेटी की या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की या प्राइमरी कमेटीज़ की, अभी मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे किसी भी सूची का कोई ज्ञान नहीं है।
तो आनंद शर्मा है जिनकी ओर से आज हिमाचल जिनका आगमन हुआ और कार्यकर्ताओं की ओर से जो है जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। साफ तौर पर इनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो फ्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए वो खुद भी काम करेंगे और जरूरत है इस गुटबाजी को खत्म कर एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा जाए और चुनावी मैदान में जब प्रचार की बारी आएगी तो मैं खुद भी प्रचार के लिए उतरूंगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, शिमला। तो फिलहाल ये रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।